हेलो दोस्तों। इस हफ्ते के शुरुआत में परसिस्टेंट सिस्टम्स ने जर्मनी बेस्ड डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म नगारो का $1 बिलियन एक्विजिशन अनाउंस किया। ये कंपनी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ऐसी डील है। नगारो ने कैलेंडर ईयर 25 या CY 25 में लगभग $1 बिलियन का रेवेन्यू क्लोज किया था, जबकि परसिस्टेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 में $1.65 बिलियन कमाए। इस डील के साथ परसिस्टेंट इफेक्टिवली अपनी टॉप लाइन को 65% से ज्यादा बढ़ा सकता है। पर परसिस्टेंट अकेला ऐसा नहीं है। कुछ महीने पहले हमने कोफोर्ज के यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म एनकोरा के एक्विजिशन को कवर किया था। ऐसे ही एम्फेसिस ने भी एक ऐसे आईटी फर्म में 26% स्टेक खरीदा है जो एमएनसीज के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में स्पेशलाइज करती है। और ऑफ कोर्स इन फर्म्स के बड़े राइवल्स जैसे HCL टेक, विप्रो और इन्फोसिस भी चुपचाप नहीं बैठे हैं। इस ट्रेंड का ज्यादातर हिस्सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के डेवलपमेंट के कारण हुआ है। ये एक्विजिशंस भी तब आए हैं जब एआई की वजह से सिर्फ 3 दिन पहले ही निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने 3 ईयर लो पर गिरा था। और मर्जर्स और एक्विजिशंस का सक्सेस रिकॉर्ड यूजुअली मिक्स्ड रहता है। पर अभी वो आईटी फर्म्स के लिए डोमेन एक्सपर्टीज अक्वायर करने के सबसे श्योर शॉट तरीकों में से एक बन गए हैं। इसे एआई शायद और भी ज्यादा वैल्यूएबल बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस परसिस्टेंट नगारो डील के बारे में ही समझेंगे। सबसे पहले हम इस डील के बाय साइड मतलब परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम इस डील के सेल साइड मतलब नगारो के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम नगारो के कुछ रीसेंट चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री में हो रहे ओवरऑल एक्विजिशन ट्रेंड के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डील के बाय साइड मतलब परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में समझते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने इंप्रेसिवली लगातार 24 क्वार्टर्स से सिर्फ ग्रो किया है। परसिस्टेंट एक आईटी सर्विसेज फर्म तो है, लेकिन वो कोई बॉडी शॉपिंग बिजनेस नहीं है जैसा कि कई इंडियन आईटी फर्म्स अक्सर होती हैं। वो क्लाइंट्स के साथ क्लोजली काम करते हैं और एक्चुअली उनके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन और बिल्ड करने में मदद करते हैं। वो सिर्फ मेंटेनेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम नहीं करते, वो फुल एंड टू एंड एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करने में भी मदद करते हैं। तो परसिस्टेंट के काम के नेचर से ही इसके लिए अपने क्लाइंट कंपनी के टेक्नोलॉजी स्टैक की निटिग्रिटी डिटेल्स को जानना जरूरी होता है। अब परसिस्टेंट का बिजनेस ब्रॉडली क्लाइंट्स की 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे बड़ी कैटेगरी जो परसिस्टेंट के रेवेन्यूज का 39% है, सॉफ्टवेयर हाईटेक है, जो दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो परसिस्टेंट के सबसे अर्लीस्ट कस्टमर्स में से एक है, और सेल्सफोर्स और Amazon भी। वो अज्योर और AWS जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फीचर्स डेवलप करने में मदद भी करते हैं, जो इवेंचुअली दूसरे इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स को यूज करना पड़ता है जब वो उन प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करते हैं। इंडिया में परसिस्टेंट इस सब सेक्टर को डोमिनेट करता है। यही वो एग्जैक्ट एरिया भी है जो कंपनी को एआई बूम के पास कंफर्टेबली खड़ा करता है, और इस इम्पैक्ट पर भी कि वो प्लेटफॉर्म्स कैसे बिल्ड होते हैं। हमने पिछले वीडियोस में भी ये कवर किया है कि कैसे परसिस्टेंट अपने बड़े पीयर्स के मुकाबले एआई अडॉप्शन में काफी तेज रहा है। बाकी 2 कैटेगरीज हेल्थ केयर और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो 26% और 34.5% शेयर ऑक्यूपाई करते हैं। पर ये दोनों कैटेगरीज सबसे ज्यादा कंपिटिटिव भी हैं। ज्यादातर डील्स जिनके लिए आज आईटी फर्म्स फाइट कर रही हैं वो यही हैं। वैसे इन कैटेगरीज में परसिस्टेंट का हाई शेयर, खासकर हाई टेक में उनके क्लाइंट रिलेशनशिप के सिर्फ डीपन होने का एक साइन है। ये रेवेन्यू के सिर्फ कुछ सोर्सेज पे ही एक ओवर रिलायंस का भी साइन है। इसके कॉन्ट्रास्ट में कोफोर्ज जो इनका पीयर है ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। परसिस्टेंट ज्योग्राफी के मामले में भी ओवर रिलायंस के साइंस दिखाता है। इसका 81% से ज्यादा बिजनेस यूएसए से ही आता है। लेकिन क्योंकि बिग टेक और बिग फार्मा दोनों वही हैं, तो ये जितना ऑब्वियस है उतना ही रिस्की भी है। और तो और इसके टॉप 10 क्लाइंट्स इसके रेवेन्यू में 42% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इस इक्वेशन के दूसरी तरफ एक ऐसी आईटी सर्विसेज फर्म है जिसकी रूट्स इंडियन है, पर वो जर्मनी में पब्लिकली लिस्टेड है। नगारो 1996 में परसिस्टेंट के 6 साल बाद शुरू हुई थी। मानस ह्यूमन नाम के एक इंडियन इसके फाउंडर हैं, और ये सिर्फ 2020 में ही पब्लिकली लिस्ट हुआ था। आज बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि परसिस्टेंट के गैप्स को ये फिल कर सकता है। जैसे नगारो के लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कैटेगरी ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग है, ये बिजनेस का 26% है। इसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड रिटेल है 13% शेयर के साथ। उन्होंने सीमेंस, मारुति सुजुकी, यूरोपियन रेंटल प्लेटफॉर्म सिक्स्ट और यहाँ तक कि डबलिन और वियना के एयरपोर्ट जैसी कंपनीज के साथ भी काम किया है। अब ये देखते हुए कि इनमें से ज्यादातर क्लाइंट्स यूरोपियन ही हैं, यूरोप ही इसकी सबसे बड़ी ज्योग्राफी भी है, जो रेवेन्यूज में 42% कंट्रीब्यूट करती है। नॉर्थ अमेरिका का लगभग 35% शेयर है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का शेयर लगभग 23% है। जापान इसका एक अच्छा चंक कंट्रीब्यूट करता है। क्लियरली इस एक्विजिशन के साथ परसिस्टेंट खुद को यूरोप और जापान में फर्मली प्लेस करता है।
ये वो ज्योग्राफीज है जो, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, अनस्टेबल अमेरिकन पॉलिसीज के चलते इस साल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। पर इसे उन इंडस्ट्रीज में भी कैपेबिलिटी मिलती है जिसमें इसकी मुश्किल से कोई प्रेजेंस थी। पर क्या ये फायदे उस 140% प्रीमियम के लायक हैं जो परसिस्टेंट ने नगारो जैसे एक स्लोइंग बिजनेस के लिए पे किया? आप देखो, नगारो के फॉर्च्यून्स हाल ही में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 2022 में नगारो के रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर 56% बढ़े थे, और ऐसा गलती से नहीं हुआ था। वो इंडियन आईटी के फॉर्च्यून्स के लिए भी एक अच्छा टाइम था, पर तब से ग्रोथ काफी स्लो हुई है। यूरो टर्म्स में उनके रेवेन्यूज इस साल सिर्फ 0.5% ग्रो हुए। CY26 के फर्स्ट क्वार्टर में उनका 12.6% का एडजस्टेड एबिटा ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हो रहा था, लेकिन ये उनकी गाइडेंस के लगभग 15% से काफी नीचे गिर गया। नगारो इसका क्रेडिट एक अनसर्टेन इकोनॉमी में क्लाइंट्स के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम करने को देता है। इंटरेस्टिंगली, ये उनके ऑटो क्लाइंट्स की वजह से नहीं था। अमेरिकन और यूरोपियन कार मेकर्स ने इन्वेस्टमेंट्स और R&D स्पेंडिंग पर कटबैक किया था। इससे टाटा एलेक्सी और KPIT जैसी कंपनीज को नुकसान हुआ, जो इन कंपनीज को सर्व करके पैसे कमाती थी। पर नगारो इस मामले में अलग था, जिसके ऑटो रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली बढ़ रहे थे। यहां तक कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 11% ग्रो हुए, जब बाकी सबके लिए ये मुश्किल था। फिर भी नगारो कुछ समय से प्रॉब्लम्स में है, और वो उस स्टॉक प्राइस फॉल में दिखता है जो इसके स्टॉक ने 2022 में 200 यूरो के आसपास के पीक करने के बाद से लिया है, जो इस डील से ठीक पहले लगभग 33 यूरो तक नीचे आ गया था। प्रीमियम के साथ नगारो को 81 यूरो पर शेयर पर वैल्यू किया गया है। अब इस डिक्लाइन का एक पार्ट नगारो का शॉर्ट सेलिंग भी है। 2023 में शॉर्ट सेलर्स ने नगारो को टारगेट किया, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है जो इवेंचुअली एक्सपोज हो जाएंगी। जैसे पब्लिक होने के बाद से नगारो ने उन एक्विजिशंस के साथ अग्रेसिवली एक्सपैंड किया जो अंडर परफॉर्म करते दिखे, जिससे ओवर कैपेसिटी हुई। फिर उनके रेवेन्यूज फ्री कैश फ्लो में काफी अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुए, जो IT सर्विसेज जैसे कैश रिच बिजनेस के लिए एक अजीब बात है। इन्वेस्टर्स को इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी भरोसा नहीं था। जैसे उनका ऑडिटर बहुत छोटा था और ग्लोबली रिस्पेक्टेड भी नहीं था। लेकिन इनमें से कोई भी फ्रॉड के एलिगेशंस नहीं थे, वो सब अर्निंग्स की क्वालिटी पर अटैक्स थे। लेकिन नगारो ने अपने ऑपरेशन सुधारे, बिजनेस ग्रो होता रहा, और उन्होंने अपने बुक्स रिपेयर करने के लिए KPMG जैसे ग्लोबली रिस्पेक्टेड ऑडिटर्स को भी अपॉइंट किया। पर प्रेशर पूरी तरह से दूर जाता हुआ नहीं दिखा। 2 साल बाद इसे मैथ्यू अर्ल ने रिवाइव कर दिया। वो एक शॉर्ट सेलर हैं जो जर्मन फर्म वायर कार्ड में डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट आउट करने वाले सबसे पहले लोगों में से एक थे, जो फ्रॉड के सबसे बड़े केसेस में से एक निकला। अर्ल ने नगारो के अकाउंटिंग इश्यूज के बारे में पिछले शॉर्ट सेलर्स के मुकाबले एक ज्यादा सीरियस कंप्लेन की थी। लेकिन लॉ फर्म वाइट एंड केस और कंसल्टिंग फर्म एल्वारेज एंड मार्शल की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ने नगारो को फ्रॉड से फ्री पाया, लेकिन उनके गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट सजेस्ट किए। फिर भी इस सारे प्रेशर के बिना भी चीजें वैसे भी नगारो के लिए काफी बुरी ही होती। सिचुएशन को और बिगाड़ने के लिए नगारो उस AI लेड ब्लडबाथ से बचने में नाकाम रहा है जिसने सारे सॉफ्टवेयर और IT इंडस्ट्री को प्लेग किया है। डिबेट अब ये है कि क्या परसिस्टेंट ने नगारो के लिए एक वर्दी बिड किया है कि नहीं। इसके आसपास सोचने का एक तरीका यह भी है कि जब से AI ने पूरी इंडस्ट्री में वैल्यूएशन को कम किया है, कुछ कंपनीज खरीदने और स्केल करने के लिए चीपर टारगेट्स बन गई हैं। तो फिर करंट प्राइस के ऊपर एक 140% प्रीमियम उतना बुरा नहीं होगा अगर रिजल्टिंग एंटिटी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट AI नेटिव सर्विसेज फर्म जैसे इमर्ज करने में सक्सेसफुल होती है। परसिस्टेंट के CEO संदीप कालरा बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि नगारो परसिस्टेंट के लिए एक हाईली कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है जो इंटीग्रेशन के बाद इवेंचुअली मार्जिन्स में भी कंट्रीब्यूट करेगा और अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ाएगा। पर परसिस्टेंट एक ऐसे बिजनेस को अक्वायर कर रहा है जिसका मार्जिन और ग्रोथ प्रोफाइल उससे भी ज्यादा खराब है, वो भी पूरी तरह से लगभग $1.5 बिलियन का डेट रेज करके, जिसमें सिर्फ $350 मिलियन नगारो के अपने डेट को रीफाइनेंस करने के लिए यूज किया जाएगा। परसिस्टेंट का अपना कैश फ्लो हेल्दी है, पर ये अभी भी एक नया बड़ा नंबर है जो सिर्फ उस एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करता है जो कालरा जॉइंट एंटिटी के लिए रखते हैं, और ये प्राइमरीली AI की डायरेक्शन पर उनकी बेट पर डिपेंड करता है। एक ऐसा ही लॉजिक उन M&A डील्स के रश को भी सपोर्ट करता है जो इंडस्ट्री ने हाल ही में देखे हैं। जैसे इस साल के शुरुआत में बड़ी हेडलाइन कोफोर्ज का एनकोरा का $2.35 बिलियन का एक्विजिशन था। ये डील इसे एक $2.5 बिलियन के AI लेड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज वाले कंपनी में बदलने के लिए था। ये इसे एक US वेस्ट कोस्ट फुटप्रिंट देने के लिए भी बनाया गया था, जिसे कंपनी सालों से चेज कर रही थी।
तब से साइएंट ने $218 मिलियन में टाओ डिजिटल, एक एआई नेटिव डेटा इंजीनियरिंग फर्म को खरीदा है। एम्फेसिस ने भी आओका में एक स्टेक अक्वायर किया है जो जीसीसीज पर फोकस करती है। लार्ज कैप्स में विप्रो ने हरमन के एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बिजनेस पर $375 मिलियन स्पेंड किए, जबकि एचसीएल टेक ने ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेस की टेलीकॉम सॉल्यूशंस आर्म को अक्वायर किया। इन एक्विजिशंस को जोड़ने वाला कॉमन थ्रेड एक ऐसी चीज है जिसे हमने पहले भी इस चैनल पे कवर किया है। वो ये है कि एआई ने डोमेन नॉलेज को पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है। देखो, आईटी फर्म्स जो सर्विसेज ट्रेडिशनली बेचती आई हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा अब कमोडिटाइज हो रहा है। पर एआई जो इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो एक इंडस्ट्री को अच्छे से जानना है, जैसे यूरोपियन बैंकिंग के रेगुलेशंस या एक स्टेबल डेटा पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए कई कॉम्प्लिकेशंस जो ड्रग डिस्कवरी को इजियर और सेफर बनाते हैं। उस तरह की डोमेन एक्सपर्टीज एलएलएम्स के साथ ऑटोमेटिकली नहीं आती, बल्कि बहुत सारी इटरेशंस और ट्रेनिंग डेटा के मिलने से आती है। तो जितने जल्दी हो सके क्लाइंट रिलेशनशिप्स बिल्ड करना मदद करता है, और इसीलिए डील्स ऐसी दिखती हैं। कोफोर्ज ने सिलिकॉन वैली प्रोडक्ट रिलेशनशिप्स खरीदे हैं। परसिस्टेंट ने उन वर्टिकल्स में डीप एक्सपर्टीज खरीदी है जिसमें इसका लगभग कोई फुटप्रिंट नहीं है। ज्यादातर डील्स में एक ऐसे डोमेन मोड को अक्वायर करना इन्वॉल्व होता है जिसे ऑर्गेनिकली बिल्ड करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, एक ऐसे मार्केट में जो आपको वो समय नहीं दे। डोमेन एक्सपर्टीज को अभी खरीदना बस ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, खासकर तब जब वैल्यूएशंस गिर रही हैं। यहाँ एक और आसान लॉजिक भी है। नगारो एक्विजिशन परसिस्टेंट के बैलेंस शीट्स को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाता है कि ये इंडिया की टियर 1 आईटी कंपनीज के अगेंस्ट भी compete कर सके। ये पहले से ही इन कंपनीज से डील्स चुरा रहा था और अब ये कंपटीशन को और इंटेंसिफाई करेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या परसिस्टेंट जैसे ही बाकी इंडियन मिड कैप आईटी फर्म्स भी अब अपने लार्ज कैप पीयर्स के साथ compete करने लगेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।